चलिए, आवाज सुनाई पड़ रही है। बाबर, देखो भैया, वर्तमान समय में एक देश है उज्बेकिस्तान। नाम सुने होंगे। उज्बेकिस्तान। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। नाम सुने? इसी ताशकंद को मध्यकाल में समरकंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समरकंद। समरकंद साम्राज्य था। वहां तुर्क शासकों का शासन था। समरकंद साम्राज्य काफी बड़ा था। उसके कई प्रांत थे। उसी में से एक प्रांत या एक जागीर फरगना थी। क्या नाम था? फरगना। इस जागीर का जागीरदार उमर शेख मिर्जा था। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा मंगोल, सॉरी, तुर्क तैमूर लंग का नाम सुने होंगे। तैमूर लंग की पांचवी पीढ़ी का था। पांचवी पीढ़ी का। इनकी मुख्य पत्नी थी कुतलुग निगार। कुतलुग निगार मंगोल चंगेज खां की पांचवी पीढ़ी, सॉरी 14वीं पीढ़ी की थी। इन्हीं दोनों को 14 फरवरी 1483 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। इसी को हम बाबर नाम से संबोधित करते हैं। यानी बाबर पितृपक्ष की तरफ से तुर्क, मातृपक्ष की तरफ से मंगोल है। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में पैतृकता का निर्धारण पिता के स्तर पर किया जाता है। इसलिए बाबर अथवा मुगल तुर्क कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल शासक कौन थे, तो तुर्क थे। तुर्क थे। और तुर्कों में भी चगतई नस्ल के तुर्क थे। चगतई। चगतई नस्ल के तुर्क थे। मात्र 11 वर्ष की इसकी अवस्था थी, इसके पिता की मृत्यु हो गई। ये 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का जागीरदार बना। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। समरकंद का शासक बनने की आकांक्षा रखता था। लेकिन उस समय समरकंद का जो मुख्य दावेदार था वो था सैबानी खां। क्या नाम था? सैबानी खां। अनी खां से ये जीत हुआ। 2 बार सैबानी खां को भी पराजित करके समरकंद का राजा बना। लेकिन अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सैबानी खां के रहते हुए समरकंद पर मेरा अधिकार संभव नहीं है। इसलिए इसने
पूर्वी दिशा में यानी भारत की ओर साम्राज्य स्थापित करने, साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाई। और इसी के तहत इसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। और वहीं काबुल में 1507 ईस्वी में इसने पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल, कंधार, इस तरीके से इसका अधिकार हो गया। वहां पर अपनी शक्ति को संचित किया। ठीक है। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी उस समय सुल्तान थे। उस समय लोदियों की शक्ति बड़ी कमजोर थी। आ जाता है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका शीर्षक है तुजुक ये बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ये बाबरी, जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा थे, पंजाब के शासक थे। कहते हैं दौलत खां लोदी और राजपूत शासक राणा सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया कि आप आइए, भारत विजय कीजिए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। तो तुजुक ये बाबरी के अलावा किसी अन्य ग्रंथ में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि राणा सांगा ने उसे निमंत्रण दिया था, लेकिन दौलत खां लोदी ने ऐसा किया था, इसका अन्य स्थानों पर भी उल्लेख मिलता है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर या भेरा के किले पर किया। और वह प्रथम युद्ध था जिसमें पहली बार बारूद के गोले वाली तोप का प्रयोग किया गया था। और बाजौर या भेरा के किले पर उसने अधिकार कर लिया। दूसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण, चौथा आक्रमण उसने पंजाब पर ही किया, जिस दौलत खां लोदी ने उसे निमंत्रण दिया था उसी राज्य पर। और अंततः पंजाब पर अधिकार कर लिया। और फिर जो पांचवा युद्ध, पांचवा आक्रमण है, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डालता है और भारत पर मुगल राजवंश की स्थापना करता है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ता है राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसी युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा व्यापार कर को समाप्त कर दिया था। सभी मुस्लिम शासकों से इस बात की अपील किया कि यह साम्राज्य विस्तार हेतु या राजनीतिक युद्ध नहीं है, अपितु भारत में इस्लाम धर्म की रक्षा और इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। तत्कालीन अन्य मुस्लिम शासकों ने भी उसका सहयोग किया और उसने खानवा का युद्ध जीत लिया। ठीक है। 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी के युद्ध में राजपूत शासक, क्या नाम था उनका, मेदिनी राय, को पराजित करके मार डाला। उस युद्ध में भी उसने जिहाद का नारा दिया था और जब युद्ध जीता तो राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी करवाया। 1529 ईस्वी में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा, अफगानों के खिलाफ। अफगानों की शक्ति देखिए, भारत का प्रथम अफगान राजवंश है लोधी वंश। इब्राहिम लोदी भले मारा गया था लेकिन अफगानों की सत्ता अभी समाप्त नहीं हुई थी, तो अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अफगानों को पराजित किया। 1530 ईस्वी में इसकी स्वयं मृत्यु हो जाती है। इसने काबुली बाग की जामा मस्जिद, आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। इसके
सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट करके उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये चूंकि 4 वर्ष ही भारत में रहा तो कुछ खास कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं कर सका। हाँ, इसने बाबरी नामक या शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, यही इसकी उपलब्धियां हैं, बाकी कुछ नहीं। इसकी मृत्यु के पश्चात हम आपको इसी समय हुमायूं भी बता देते हैं, बहुत छोटी पर्सनालिटी है। 1530 ईस्वी। अच्छा, इसने अपनी वसीयत में ये लिखा था, इसके 4 पुत्र थे बाबर के, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। बाबर का कहना था, हुमायूं को निर्देश दिया था कि अपने चारों भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर लेना, स्वयं बादशाह बनना, लेकिन इन सबको भी समुचित जागीरें प्रदान करना, ये आपकी अधीनता में कार्य करेंगे। बाबर की मृत्यु के पश्चात अन्य तुर्क सरदारों ने बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को अगला बादशाह बनाना चाहा, लेकिन बाद में सब कन्विंस हुए कि नहीं, हुमायूं को ही बादशाह बनना चाहिए। हुमायूं बादशाह बना, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा किया, है ना, और सिंहासन पर बैठ गया। बहुत अच्छे से लगभग 10 वर्षों तक इसने शासन किया, लेकिन इसके जो भाई थे वो दर कमीने थे, हमेशा इस फिराक में रहते थे कि इसको अपदस्थ करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाए। हमने आपसे कहा था कि अफगान पराजित हुए थे, समाप्त नहीं हुए थे। उन्हीं अफगानों का एक नेता था शेर खां। शेर खां, शेर खां शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध है। शेर खां ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को गंभीर रूप से बुरी तरह पराजित किया। हुमायूं को तीनों तरफ से घेर लिया। कर्मनाशा नदी अपने उफान पर थी। अब एक ही रास्ता बनता था कि हुमायूं नदी में छलांग लगा दे। अपने घोड़े सहित नदी में छलांग लगा दिया। एक नाविक, एक भिश्ती की सहायता से, निजाम खान नामक भिश्ती की सहायता से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। शेर खां यानी शेर शाह उसका पीछा किया और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। वो युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। हुमायूं पराजित हुआ और भागा, अपने भाइयों से सहयोग मांगा, किसी ने भी सहयोग नहीं दिया। अंततः अमरकोट के राणा बीर साल के घर पहुंचा। उन्होंने उसे संरक्षण दिया और अगले लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया। अमरकोट के राणा बीर साल के सहयोग से तत्कालीन ईरान के शासक शाह तहमास्प की सहायता से फिर से हुमायूं अपनी शक्ति को संचित किया और सबसे पहले अपने भाइयों को ही मारकर काबुल तथा कंधार पर अधिकार किया। मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को पराजित करके उसने आगरा तथा उसके निकटवर्ती पंजाब तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किया। अगले ही माह जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगानों को फिर से पराजित करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया। जुलाई 1555 में दिल्ली के सिंहासन पर फिर से आरूढ़ हुआ, लेकिन ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन, दिल्ली में इसने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था। उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर लड़खड़ा गया और नीचे गिरा, इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपोल लिखता है कि हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और
लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। हुमायूं के ही शासनकाल में मुगल चित्रकला की नींव डाली गई। इसके साल में इसके दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। इन्होंने ही इसकी नींव डाली थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अफीम खाने का शौकीन था। बैरम खां इसका वफादार सेनापति था, जो आरंभ से लेकर इसके मृत्यु पर्यंत इसके कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। और इसकी मृत्यु के पश्चात जब अकबर बादशाह बने तो उनके शासनकाल में भी 4 वर्षों तक अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया, है ना। तो कुछ यही बातें पहले लिख लीजिए, फिर समय रहेगा तो आगे की बात बताऊंगा। बोलें। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। अगला फैक्ट, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तुर्क तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी का था। तथा फरगना का जागीरदार था। फरगना का जागीरदार था। अगला फैक्ट, बाबर की मां कुतलुग निगार मंगोल चंगेज खां की, मंगोल चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी की थी। अगला फैक्ट, बाबर पितृपक्ष से चगतई नस्ल का तुर्क था। चगतई नस्ल का तुर्क था। चगतई नस्ल का तुर्क था। अगला फैक्ट, बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात
11 वर्ष की अवस्था में चौदह सौ 94 ईस्वी में फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बना। फैक्ट। समरकंद के शासक समरकंद के शासक सैबानी खां सैबानी खां से बार बार पराजित होने के कारण बाबर ने भारत की ओर रुख किया। भारत की ओर रुख किया। ठीक है। अगला फैक्ट। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया तथा काबुल में 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। शाह, पादशाह को बादशाह भी कहा जाता है। पादशाह की उपाधि धारण की। अगला फैक्ट। बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा नाम से आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा लिखी है जो मूलतः सुनाई पड़ रहा है। जो मूलतः तुर्की भाषा में थी। तुर्की भाषा में थी। अगला फैक्ट। बाबरनामा के अनुसार बाबरनामा के अनुसार पंजाब के शासक या सूबेदार पंजाब के सूबेदार पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी दौलत खां लोधी तथा राजपूत शासक
राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। अगला फैक्ट, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया तथा बाजौर या भेरा के किले को जीता। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद के गोले वाली तोप का प्रयोग किया था। अगला फैक्ट, बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में किया तथा पेशावर को जीता। पेशावर। अगला फैक्ट, भारत पर तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया तथा पंजाब के सियालकोट एवं सैयदपुर पर अधिकार कर लिया। अगला फैक्ट, चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में किया तथा संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। अगला फैक्ट, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। जिसमें इब्राहिम लोदी
लड़ता हुआ मारा गया। परिणाम स्वरूप बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला फैक्ट, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में राजपूत शासक राणा सांगा बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया था तथा जिहाद का नारा दिया था तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है मूर्ति पूजकों के लिए घातक, मूर्तियों के लिए घातक। अगला फैक्ट, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना ने राजा मेदिनी राय को पराजित करके मार डाला। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था।
अगला फैक्ट, 5 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बाबर की सेना ने अफगानों को पराजित किया। अगला फैक्ट, 26 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया। पूर्ण विराम उसी में आगे। बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में है। अगला फैक्ट, बाबर के सेनापति मीर बकी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला फैक्ट, बाबर ने पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद तथा संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला फैक्ट, बाबर ने आगरा में नूर अफगान
अथवा आराम बाग नामक उद्यान या बाग लगवाया था। अगला फैक्ट, बाबर ने बाबरी बाबरी अथवा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, बाबर के विषय में इतना ही। अगले बादशाह हुमायूं। इसका शासनकाल 1530 से 40 तथा 1555 से 56। हो गई हेडिंग, लिखिए। बाबर के पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में माहम सुल्ताना के गर्भ से हुआ। अगला फैक्ट, बाबर के 4 पुत्र थे। पूर्ण विराम उसी में आगे। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों के मध्य साम्राज्य का बंटवारा हुआ। जिसके तहत डैश नंबर 1 हुमायूं मुगल बादशाह बना। नंबर 2 कामरान को काबुल तथा कंधार मिला।
नंबर 3, अस्करी को संभल मिला। नंबर 4, हिंदाल को अलवर मिला। अलवर। अगला फैक्ट, हुमायूं ने अपने चचेरे सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर दी। बदख्शां की जागीर दी। अगला फैक्ट, बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा। निजामुद्दीन अली खलीफा आरंभ में हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में हुमायूं के पक्ष में आ गए। अगला फैक्ट, हुमायूं ने 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके कालिंजर की विजय की। कालिंजर। अगला फैक्ट, 1539 ईस्वी में अफगान शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया।
पूर्ण विराम उसी में आगे। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा। उस कठिन घड़ी में निजाम खान नामक भिस्ती ने हुमायूं को पार लगाया। अगला फैक्ट, 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप अगले 15 वर्षों तक हुमायूं को भारत से बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। अगला फैक्ट, इस कठिन घड़ी में अमरकोट के राणा वीर साल ने हुमायूं को शरण दी। अगला फैक्ट, हुमायूं ने अमरकोट के राणा बीरसाल तथा ईरान के शासक शाह तहमास्प की सहायता से पुनः
दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास किया। अगला फैक्ट, हुमायूं ने मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को पराजित करके संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। अगला फैक्ट, हुमायूं की सेना ने जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगानों को पराजित करके आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार किया। अगला फैक्ट, जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पूर्ण विराम उसी में आगे, निजाम खान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हुमायूं ने निजाम खान को एक दिन के लिए मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठाया। उसी अवसर पर निजाम खान ने चमड़े का सिक्का चलाया था। अगला फैक्ट, 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन की
दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अगला फैक्ट, इतिहासकार लेन पूल इतिहासकार लेन पूल लिखता है, इन्वर्टेड कामा में, हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, तथा लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। अगला फैक्ट, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। अगला फैक्ट, हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। अगला फैक्ट, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह भवन की स्थापना की थी। अगला फैक्ट, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में दो ईरानी चित्रकारों ख्वाजा अब्दुस समद तथा मीर सैयद अली ने डाली। या रखी। हो गया।
अब ये जो 15 साल का गैप है बीच में, इसको भी भरना है। आइए, सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान राजवंश। भारत का प्रथम अफगान राजवंश था लोदी वंश, और दूसरा अफगान राजवंश कौन सा है? सूर्यवंश। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1540 से 55 आपको लिखना है। इसमें 4 शासक हुए, चारों का आपको नाम लिखना है। नंबर 1 शेर शाह, 1540 से 45। नंबर 2 इस्लाम शाह, 1545 से 53। नंबर 3 फिरोज शाह, इनका समय है 1553। और चौथा नाम है आदिल शाह, 1553 से 55। इसके सामने आप लिखेंगे अंतिम शासक, ये सूर्यवंश का अंतिम शासक। कॉपी कर लिए? हो गया? देखो भैया, ये जो चारों शासक हैं, इनमें से एकमात्र जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है वो है शेर शाह। आदिल शाह सूर की ही सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया था। शेर शाह, इसका बचपन का नाम फरीद था। हसन खां जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उनके कई बीवियां थी, कई बच्चे थे। इस फरीद ने अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ली। जब बड़ा हुआ तो इसे पता चला कि इसके पिता से इसे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। इसलिए यह दक्षिण बिहार के एक अफगान शासक थे, बहार खां लोहानी, उनकी सैनिक सेवा में आ गया। बहार खां लोहानी ने इसे अपना मुख्य सुरक्षा गार्ड अपॉइंट कर लिया। एक बार बहार खां लोहानी शिकार करने गए थे। एक बाघ, एक शेर उनके ऊपर छलांग मारा, और ये फरीद आगे बढ़कर अपनी ढाल से उस शेर को रोका और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि। बहार खां लोहानी की जब मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा दूदू बेगम, अफगानों का एक सिद्धांत था, पति की मृत्यु के पश्चात समस्त चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकार विधवा को प्राप्त होता था।
तो इस शेर खां ने दूदू बेगम से विवाह कर लिया, परिणाम स्वरूप दक्षिणी बिहार का शासक बन बैठा, है ना। ऐसे ही चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार का राज्य अपने हाथों में ले लिया। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। जिस समय बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो बाबर की सेना की ओर से मेदिनी राय के खिलाफ यह लड़ा था और उसी समय अपने मित्रों से कहा कि हमने मुगलों का बड़ा नाम सुना था, लेकिन ये हैं कुछ नहीं। यदि किस्मत ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, है ना। उसी समय बाबर ने हुमायूं को अपने खेमे में बुलाया और कहा था, इस अफगान सरदार से सतर्क रहना, इसके माथे पर बादशाह के लक्षण दिखाई देते हैं। और यही शेर खां 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण करके अपने को सुल्तान घोषित किया और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में सेना को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, है ना। शेर शाह बहुत बुद्धिमान था, विजय प्राप्त किया। मारवाड़ का युद्ध, मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों ने इसे बड़ी कांटे की टक्कर दी, पराजित होते होते बचा और जब विजय प्राप्त किया तो कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मारवाड़ राजस्थान में ज्वार बाजरा के अलावा होता क्या है, कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग अपना सारा हिंदुस्तानी साम्राज्य गंवा चुका था। वो तो किस्मत ने मेरा साथ दिया कि मैं ये युद्ध जीत गया। इसने अंतिम युद्ध 1545 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का किला बड़ा मजबूत था, कई माह बीत गया, किले को भेदा नहीं जा सका, तो इसने आदेश दिया कि तोपों से इतने गोले बरसाए जाएं कि किले की दीवार टूट जाए और उसमें प्रवेश करें। इसकी तोपें किले की दीवार पर गोले बरसा रही थी, वहीं ये भी थोड़ा दूर चेयर लगाकर बैठा था। बस किले की दीवार से एक गोला रिटर्न हुआ, वहीं बारूद के गोले रखे थे उसी में आ गिरा, भड़ाम से हो गया धमाका, जिसमें गंभीर रूप से झुलस गया। हाँ, इसकी मृत्यु के पूर्व इसे सूचना दे दी गई कि इस किले को जीता जा चुका है और ये इसकी अंतिम विजय थी। शेर शाह सूरी को उसकी विजयों के लिए नहीं, उसके द्वारा किए गए सुधारात्मक प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, मुद्रा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इतना सारा कार्य किया। काश अगर उसे 20 वर्ष का वक्त मिलता तो हिंदुस्तान के महानतम शासकों में वो अग्रणी होता। इसने अपने 5 वर्ष के शासन काल में ही न्याय व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त कर दिया था कि इतिहासकार लिखते हैं कि गर्मी का मौसम हो, भरी दोपहरी हो, कोई वृद्ध महिला अपने सिर पर बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई टोकरी लेकर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के यात्रा कर सकती थी।
उसे इस बात का भय नहीं होता था कि हमारे ये बहुमूल्य रत्न कोई चोर चुरा लेगा। कारण इसका आदेश होता था कि वो महिला जहां बताएगी कि इस स्थान पर चोरी हुई, वहां का तो कोई परगने का अधिकारी होगा, किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंडर में होगा। वो व्यक्ति ये भी बताएगा कि हमारा इतने मूल्य का धन चोरी हुआ या छिनैती हुई, तो उस अधिकारी का ये दायित्व था कि 1 सप्ताह के भीतर चोर और चोरी किया गया माल बरामद करे, अदरवाइज उसके वेतन से, उसके कोष से उतनी धनराशि काट कर उस भुक्त भोगी को दे दी जाएगी। तो इसलिए अधिकारी बड़ी तत्परता के साथ कार्य करते थे। इसने 4 बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें से शेर शाह सूरी मार्ग वर्तमान बांग्लादेश के सोनार गांव से अटक तक है ना, लाहौर से मुल्तान तक, आगरा से बुरहानपुर तक, तो 4 बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। इन सड़कों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण करवाया। बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया। रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो ब्रिटिश पीरियड तक विनिमय का मुख्य साधन रहा। पट्टा तथा कबूलियत प्रथा की शुरुआत किया। पट्टा जो राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र किसानों को कि आप इसके भूमि के मालिक हैं, और कबूलियत किसान द्वारा राज्य को दिया गया शपथ पत्र कि इस पट्टा के बदले हम प्रतिवर्ष इतने रुपए लगान अदा करेंगे। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया। उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत करने के लिए किलों का निर्माण करवाया। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण करवाया। ढेर सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसके ये सब प्रशासनिक सुधार के कार्य हैं। तो इसको हम लोग कल लिखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।